कल से शुरू होगा बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री समेत सभी पक्ष विपक्ष के नेता पहुंचे गैरसैंण। सत्र को लेकर छावनी में तब्दील हुई ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। भराड़ीसैंण विधानसभा में पुलिस प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। देहरादून में शुरू हुआ ऐतिहासिक झंडा मेला। देश के कई राज्यों से दरबार साहिब पहुंची हैं संगतें। देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा के मरीजों के मामलों के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। डीजी हेल्थ विनीता शाह ने सभी जिलों के सीएमओ को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है। उन्होंने राज्य के बजट को लेकर के बयान दिया है और कहा है कि पेश होने जा रहा है एक ऐतिहासिक बजट। बेरोजगार युवाओं और मातृशक्ति का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। उद्यमियों के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा और ये जो बजट आने वाला है ये हर तबके के लिए खास होगा। ये बड़ी खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को लेकर के बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बेहद ही खास बजट आने वाला है, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। उद्यमियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, महिलाओं का ख्याल रखा जाएगा, बेरोजगारों का ध्यान रखा जाएगा। सभी वर्गों का, सभी तबके के लिए ये बजट खास होगा। आइए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। बहुत बढ़िया होगा और हम लोगों ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के उद्यमों को, हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवानों और मातृशक्ति को विशेष रूप से उसमें फोकस किया। सर, बजट अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया होगा और हम लोगों ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के उद्यमों को, हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवानों और मातृशक्ति को विशेष रूप से उसमें फोकस। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये साफ तौर पर कहना है कि जो बजट आने वाला है ये बेहद ही खास होने वाला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर अजय ढूंढियाल जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। डॉक्टर ढूंढियाल, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बात कह रहे हैं कि जो बजट आने वाला है ये काफ़ी खास होने वाला है, हर तबके के लिए खास रहने वाला है, क्या कहेंगे इस पर, बताइए। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा जोशी जी। देखिए, इस बार एक तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये है कि बजट सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है। सारे नेता, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय सब लोग पहुंच चुके हैं और बजट इस बार कम से कम पिछले साल से 10,000 रुपए बढ़ने जा रहा है, जिसको कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 79,000 माने 79,000 करोड़ का बजट इस बार रखा जा रहा है। यानी हर तबके का बजट बढ़ाया गया है, हर विभाग का बजट बढ़ाया गया है। और मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि इस बार का जो बजट होगा, एक तो बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, स्वरोजगार के लिए, पहाड़ के विकास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसमें पर्यटन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्यटन भी है, स्वरोजगार में पर्यटन भी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस बार बजट बढ़ा करके रखा गया है। अब ये सरकार की चीजें हैं कि वो किस ढंग का बजट रखती है, कितने घाटे का बजट पेश करती है, कितने फायदे का बजट पेश करती है। लेकिन जो अभी मुख्यमंत्री ने कहा है और जो कैबिनेट में पास किया गया है, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट इस बार होने जा रहा है। डॉक्टर ढूंढियाल, हमने जैसे कि देखा कि जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा आई, जोशीमठ के जो आपदा प्रभावित हैं उनके लिए क्या कुछ प्रावधान रह सकता है इस बजट में? देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आपदा के अंदर है। आपदाएं पहाड़ में लगातार आती हैं, कहीं भूधसाव होता है, कहीं उन चीजों को लेकर के आपदा का बजट एक अलग बजट होता है। वो बजट वहां भी होगा, वो आपदा का एक अलग से बजट रखा जाएगा। और आपदा के बजट क्या होते हैं कि आपदाएं ऐसे नहीं आती हैं, आपदाएं बता करके नहीं आती हैं। और आपदाएं जब आती हैं तो तुरंत बजट उस आपदा के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस आपदा के मद में वो बजट रखा जाता है। उसके लिए राज्य भी अपना बजट रखता है और उसके बाद केंद्र से भी मांगता है। तो जोशीमठ की आपदा, मुझे नहीं लगती जोशीमठ अभी बहुत बड़ी आपदा वाली स्थिति में नहीं है। जोशीमठ में हल्का भूधसाव था, वो चीजें थोड़ा ज्यादा
पारित हो गई तो उसको लेकर के लोगों में संशय ज्यादा है। संशय की स्थिति नहीं है इस समय। चारधाम यात्रा जैसे पिछली बार हुई थी, लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच गए थे, इस बार और ज्यादा यात्रा की संभावनाएं हैं। और वही जोशीमठ एक बहुत बड़ा एक व्यावसायिक केंद्र है बद्रीनाथ धाम यात्रा का। और आप एक चीज देखिए कि वहां पर एक तरफ लोग कहते हैं कि आपदा आ गई, दूसरी तरफ व्यवसायी कहते हैं कि हमें मत हटाओ। जी जी। डॉक्टर ढोंडियाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर अक्सर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि जो युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं, रोजगार के अवसर उतने नहीं हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी तमाम तरह की खबरें आती हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और रोजगार को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ प्रावधान कर सकती है सरकार? मैं एक चीज कह सकता हूं इसमें कि इस बार क्या प्रावधान करेगी वो तो बजट को पढ़ने के बाद और बजट पेश करने के बाद हम उस पूरे बजट को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ क्या दिक्कतें हैं, किस हिसाब से सरकार ने उन दिक्कतों का समाधान किया है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि पहाड़ में रहने वाले लोगों को पहले से ही पता है कि हम कहाँ हैं, यहाँ क्या व्यवस्था है, कहाँ नहीं है। यूपी के वक्त से भी व्यवस्थाएं नहीं थी, पहले भी व्यवस्थाएं नहीं थी। स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी थी। मैं खुद पहाड़ का पढ़ा हुआ एक सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आज सबको प्राइवेट स्कूल चाहिए, सबको देहरादून चाहिए, सबको हल्द्वानी चाहिए, सबको काशीपुर चाहिए, सबको विकासनगर चाहिए। पहले क्यों नहीं था? अब अगर ऐसा है, देखिए पलायन आज की स्थिति में, मैं उत्तराखंड की स्थिति में बताऊं आपको, तो जो रिपोर्ट आई है पलायन आयोग की भी, वो ये है कि पहाड़ों से पलायन तो हुआ है लेकिन अपने ही राज्य के शहरों में हुआ है, अपने ही राज्य के बाजारों में हुआ है। एक पलायन ऐसा होता है कि जो गांव से उठकर बाजार में आ जाता है, अपने ही गांव के बाजार में, वो पलायन हुआ है। तो पलायन, राज्य के बाहर का पलायन बढ़ा नहीं है। ये अच्छे संकेत है, पलायन आयोग के भी अच्छे संकेत है। और ये पत्रकारिता के तौर पर मैं भी मानता हूं कि विश्लेषण के तौर पर ये अच्छे संकेत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी देहरादून से उठकर फिर अपने गांव भी जाएगा। चलिए ठीक है डॉक्टर ढोंडियाल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भराड़ीसैंण में आगामी 13 मार्च से बजट सत्र आयोजित होने वाला है। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भराड़ीसैंण पहुंची। कर्णप्रयाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि बजट सत्र की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार का बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सचिवालय हमेशा से तैयार और मुस्तैद रहता है सत्र कराने के लिए। और पिछले हफ्ते भर से हमारे कर्मचारी भराड़ीसैंण में हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारे जो विधायक बंधु वहाँ पहुँचे, उनको सारी सुविधाएं मिलें ताकि वो अपने क्षेत्र के मामलों को अच्छे तरीके से सदन में रख पाएं और सरकार उनके जवाब दे पाए। इस बार का सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें महामहिम गवर्नर साहब का अभिभाषण है, बजट इसमें आएगा, तो काफी इम्पोर्टेंट सत्र है और मुझे बहुत खुशी है कि ये सत्र भराड़ीसैंण गैरीसैंण में होने जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू हो रहा है। बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में उद्यमियों और बेरोजगार नौजवानों के हितों को भी साधा गया है। बजट से सभी को राहत मिलेगी। अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया होगा। और हम लोगों ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के उद्यमों को, हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवानों और मातृशक्ति को विशेष रूप से उसमें फोकस किया। देहरादून में ऐतिहासिक झंडे मेले की शुरुआत हो गई है। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में संगतें श्री दरबार साहिब पहुंच गई हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों से भारी संख्या में श्रद्धालु श्री दरबार साहिब पहुंच गए हैं।
विदेशों से भी काफी संख्या में संगतों का आना शुरू हो गया है। संगतों ने जयकारों के बीच लकड़ी की कैंचियों के सहारे झंडे जी को उतारा। श्रद्धालु झंडे जी को दूध, दही, शहद आदि से स्नान कराकर उस पर गिलाफ चढ़ाने का काम करेंगे। महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास और आस्था और भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। आपने देखा होगा कि आस्था का सैलाब जो है पूरे झंडा दरबार में है उमड़ पड़ा। श्री गुरु रामराय जी महाराज का जन्म पंजाब के कीरतपुर साहिब में सन 1646 में हुआ था और सन 1676 में वो पंजाब से इस दून घाटी में आ गए थे। इस स्थान पे उन्होंने अपना डेरा डाला, तपस्या की और तब से इसका नाम जो है देहरादून पड़ा। ये झंडारोहण उनके जन्म दिवस को बड़ा समारोह करती है और जो उनकी धर्म ध्वजा है ये शक्तिपुंज है, इस पर उनकी पूरी शक्तियाँ निहित थी। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की तो इस स्थल को उन्होंने अपनी तपस्या से सींचा है। तो संगतें जो हैं इसको बड़ा पवित्र मानती हैं और यहाँ पे मत्था टेक के अपने को धन्य मानती है, निहाल होती है। और जो भी यहाँ पे गुरु महाराज के दरबार में आके जो कुछ मांगता है, इतिहास गवाह रहा है, साक्षी रहा है कि जिनकी सच्चे मन से भावना होती है, गुरु महाराज ने उनकी हर भावना को, हर मनोकामना को पूर्ण किया। और सबसे बड़ी बात आस्था का जो मेला है और पूरे उत्तर भारत से जो हमारी संगतें हैं, विदेशों से भी आती हैं। तो इस अवसर में आप सबको धन्यवाद देता हूँ, संगतों के लिए अरदास करता हूँ, आप सबके लिए अरदास करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख शांति रहे और जो भी अभाव है वो दूर हो, हर तरह के कष्ट दूर हो और आपके जीवन में हर तरह से खुशहाली हो। चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र में किसान सूखे से परेशान हैं। किसानों ने फसलों के साथ अपने सपने भी बोए थे, लेकिन मौसम की मार और सरकार की उदासीनता से किसानों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। किसानों की गेहूं, सरसों, मटर की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। जिला किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नवीन करायत ने बताया कि जिले में किसान मौसम की मार झेल रहे हैं। फसल चौपट होने से किसान कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अब किसानों के पास सामूहिक आत्मदाह के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। 7-8 महीनों से बारिश नहीं होने के कारण बहुत बुरा हाल हो चुका है खेतों का। मैं पिछले 1-8 महीने से लगातार अपने इस दर्द को बयान कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हम लोग खेती पर निर्भर हैं। बड़ा दुख का विषय है, घोर संकट पैदा हो गया है किसानों के सामने। साथियों, हमने गेहूं बोया, हमने जौ बोया, हमने मटर लगाई, चना बोया, मसूर बोया, तमाम जो हमारी फसलें थी किसानों ने अपने खेतों में लगाई थी। बारिश नहीं होने की वजह से वो लगभग सूख चुकी है। हम राज्य सरकार से जिले के किसान ये मांग करते हैं, मांग के साथ साथ निवेदन भी हाथ जोड़कर करते हैं हम लोग किसान लोग कि सरकार इस जिले की ओर विशेष ध्यान दे। देश को पहला सीडीएस देने वाले उत्तराखंड से अब एक महिला अधिकारी के रूप में पहली सैन्य कमांडर मिली है। पहली महिला अधिकारी बनने वाली केवर गांव की गीता राणा नेगी ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। कर्नल गीता राणा नेगी की इस उपलब्धि पर उनके गांव केवर में खुशी का माहौल बना हुआ है। कर्नल गीता राणा नेगी वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल हैं। तो वहीं कर्नल गीता के पति सिद्धार्थ नेगी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भी उत्तराखंड के किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने और मोटे अनाजों के संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बहुत गर्व का विषय है कि हमारी बहू गीता राणा चीन के नज़दीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली भारत सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। और इसी उपलक्ष्य में सारे ग्राम के महिलाओं ने, ग्रामवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका इस ऐतिहासिक चीज़ को जो है उसको सेलिब्रेट किया है। तो गीता राणा को सभी लोग का शुभकामनाएं गांव की तरफ से। वो इतने बड़ी पद पर पहुंची हुई हैं, इससे सभी को एक प्रेरणा मिलती है कि आने वाले भविष्य में और भी जो बच्चे होंगे या जो महिलाएं हैं वो इतने बड़े पद पे जरूर पहुंचेंगे और कभी भी किसी भी क्षेत्र में वो अच्छे से अपना परचम लहराएंगी। हमारी बहू गीता कर्नल बन गई है सेनानी सेवा में और हम सारे गांव वालों को सबने आपका स्वागत किया।
सब यहाँ पर आए। बहुत धन्यवाद है आपके सेनाओं को भी, आपको भी। अपने बॉर्डर पर अच्छी तरह अपनी नौकरी करे और धन्यवाद है तुम जवानों के लिए भी। और बहुत हर्ष की बात है, सबको खुशी हो रखी है। अपने गांव की तरफ से, अपने गांव के बुजुर्गों की तरफ से, महिला मंगल की तरफ से, युवक मंगल दल एवं अपने जिला की तरफ से कर्नल गीता राणा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। आज हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारी गांव की बहू ने एक ऐतिहासिक इतिहास रचा है कि वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इसके लिए तो हम जितना भी कहें कमी है। उन्होंने हमको बहुत ही गर्व महसूस कराया। देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा ए के सब वेरिएंट H3N2 ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसके चलते देहरादून की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने अलर्ट जारी कर दिया है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड, ICU, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था करने को कहा गया है। साथ ही साथ सभी मरीजों की एंट्री IHIP पोर्टल में करने और IEC के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा वाले सीजन के स्टार्ट में ही जनवरी में हमने एक इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और अभी हम फिर निर्देशित करने चाह रहे हैं कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को और थोड़ा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, मास्क वगैरह पहने। और अगर किसी को सिम्टम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो चिकित्सक की राय ले जल्दी ही। और अगर खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले जो कोमॉर्बिड और किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो वो अपना ज़्यादा प्रिकॉशन ले। और शीघ्र ही हम सभी CMOs को अलर्ट रहने के लिए बता रहे हैं। टनकपुर में मां पूर्णागिरी मेले में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सरकारी तौर पर मेला शुरू हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन पहले ही दिन तीर्थयात्रियों को पार्किंग के लिए परेशान होना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि बूम पार्किंग और भैरव मंदिर पार्किंग में पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जो कि नियम के विपरीत है। जबकि प्रशासन ने 2 पार्किंग बनाई है, जिसमें बूम पार्किंग में भारी वाहनों और भैरव मंदिर में हल्के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो फिर भैरव मंदिर जाने वाले वाहनों से आखिर 2 जगह पार्किंग का शुल्क क्यों लिया जा रहा है? जगह पार्किंग की पर्ची काटी गई है। हम 2 जगह रसीद काटी गई, हमारी पार्किंग की पर्ची काटी गई। इसमें एक जगह 50 रुपए की है, एक जगह 150 है। नहीं, गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है। कितनी जगह आपसे पार्किंग की पर्ची काटी गई है? 2 जगह। 2 जगह। एक जगह कितनी? 50 की। और दूसरी जगह 150। आपने पार्किंग सीधे गाड़ी यहीं आके करी थी? जी। तो यदि कोई डबल इस तरह का कोई पाया जाता है, कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके जो है जो ठेका है वो भी निरस्त करेंगे और उसके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। और मेरे द्वारा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जो मेरे विंग्स के और मेला से संबंधित हुए, उनको भी निर्देशित किया गया कि यदि पुलिस को भी निर्देशित किया गया कि देख लें इसको कि कहीं भी जो है श्रद्धालुओं के साथ जो है डबल शुल्क ना लिया जाए। उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की शुरुआत होने से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। अब तक मरीजों को किडनी संबंधी बीमारियों के लिए देहरादून जाना पड़ता था, जिस कारण आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। सुविधा न मिलने से कई मरीजों की मौत भी हो जाया करती थी। चिकित्सा की कमी को समझते हुए स्थानीय विधायक और हंस फाउंडेशन ने डायलिसिस मशीनों को लाने के लिए प्रयास किए, जिसमें वो सफल भी हुए। डायलिसिस मशीन से पूरे क्षेत्र में मरीजों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही क्षेत्र को और भी कई चिकित्सा मशीनों की सौगात मिलेगी। जनपद में काफ़ी लंबे समय से डायलिसिस की आवश्यकता थी और जो है लोगों को काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता था, देहरादून जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जनपद में कहीं भी डायलिसिस नहीं थी। और अब जो है हमारे यहाँ पे जो है डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिसमें हमारी वर्तमान में 2 मशीनें कार्य कर रही हैं। उन दोनों मशीनों से हम जो है प्रतिदिन जो है 4 मरीजों का जो है डायलिसिस करते हैं 2 शिफ्टों में, जिससे जो है काफ़ी लोगों को जो है घर में सुविधा मिल पा रही है। उत्तरकाशी में डायलिसिस मशीन आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और ख़ास करके जो गरीब आम आदमी है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। नहीं तो ये रेफर सेंटर बन गया था, यहाँ से सारे लोग मामूली से डायलिसिस कराने के लिए देहरादून का मार्ग पकड़ते
और यहाँ पर विधायक जी के अथक प्रयास से यहाँ पे 2 डायलिसिस मशीन लग चुकी है, जिससे आम आदमी को बहुत फायदा हो रहा है। इसके लिए हम माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लालकुआं में स्टोन क्रशर मालिकों और वाहन मालिकों को मिलने वाली दरों में सहमति बन गई है। 91 दिनों से चले आ रहा आंदोलन भी अब खत्म हो गया है। तहसीलदार ने जूस पिलाकर के इनका धरना आंदोलन खत्म करा दिया। इससे पहले सरकार और प्रशासन के बीच एक वार्ता हुई, इसके बाद यह सहमति बनी है। सरकार ने रॉयल्टी की दरों को कम कर दिया है। सब लोग वाहन स्वामियों में बैठे थे। आज 91 दिन हो गया हमारे जो है जो 7 सूत्री मांगों को लेकर एक ऐतिहासिक आंदोलन हमारा रहा 91 दिन का, और हमने आज सब मांगें पूरी होगी हमारी। आज हम 100% जीत के साथ हमने आज अपना आंदोलन खत्म कर। हमारे जो गोला के किनारे जो भी स्टोन क्रशर है उनमें 33 रुपये 50 पैसा हमारे जो रेट है, और उसके अलावा जो मुख्य मार्ग जो है हाईवे है उससे इधर वो 3 रुपये 4 रुपये जहाँ जैसे जैसे पूर्व की भांति रुपये बढ़े हैं उस हिसाब से वहाँ वो रेट उस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे। सरकार से लड़ना आसान रहा, लेकिन स्टोन क्रशर से लड़ना बहुत मुश्किल हुआ। फिर भी स्टोन क्रशर वालों ने हमारी बात मानी। के सभी जितने भी पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो भी 91 दिन से इस आंदोलन में लगे थे एकजुट होकर, और जितने भी इनके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव हैं, जितने भी हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। डंपर स्वामियों का भी बहुत बहुत आभार, और जो इतने तन मन धन से विगत इतने दिनों से यहाँ पे बैठे थे, धरना प्रदर्शन किया, और आज जो इनकी जो रूपरेखा थी, जो इनकी इच्छा थी कि 33 रुपये के हिसाब से इनको रेट मिले, तो जितने भी गौला के सामने जितने भी स्टोन क्रशर है उनका रेट तो हो चुका है कि वहाँ से 33 रुपये के हिसाब से मिलेगा, तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। देहरादून में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आरटीओ विभाग लगातार अभियान चला रहा है। अभियान में वाहन चालकों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी ट्रैफिक नियम बताए जाएंगे। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि साल भर में करीब 85 के करीब जन जागरूकता अभियान चलाए जा चुके हैं, और हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नियमों के प्रति जागरूक हों और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कई तरीकों से हम लोग काम करते हैं परिवहन विभाग में। हमारा फोकस अलग अलग होता है, अलग अलग परिस्थितियों में। हम लोग इन्फोर्समेंट भी करते हैं, गाड़ियों के चालान भी करते हैं, सीज भी करते हैं। साथ साथ हम लोग एक पैरेलल काम और भी करते हैं। वो काम होता है लोगों को जागरूक करना। अगर लोगों को जागरूक कर दोगे तो कई बार क्या होता है कि नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं हम लोग। हम उनको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, किस करने से आपका दुर्घटना हो सकती है, आपकी गाड़ी की है, आपका चालान हो सकता है, इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं आप हैं। तो हम लोगों ने विगत 10-12 महीनों में 85 हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। तो हम लोग फोकस पूरा प्रचार प्रसार पे कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छा असर भी पड़ा है, लोग के बीच में जागरूकता बढ़ी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।